हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेंशन पाथ एकेडमी। होपफुली आप लोगों ने अब तक के जो यूनिट्स मैंने आपको समझाए वो आपने पढ़ लिए होंगे। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। राइट, ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भी आपको हिंट दी थी कि अगर पेपर को ट्विस्ट किया जाए थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के टूवर्ड्स, तो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी जो चैप्टर है आपका, इसमें से ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम बात करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो पहले आप मीनिंग की बात कर लो। मीनिंग क्या है, देखो, अगर आज आप लोग जो भी स्टूडेंट्स 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर श्योर इसके बाद आप लोग ये प्लान कर रहे होंगे कि मुझे ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स करना है, बीबीए करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, होटल मैनेजमेंट करना है, या आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि मैं चलो एनडीए की तैयारी कर लूं। मतलब डिफरेंट आप लोगों के करियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होंगे उसके लिए आपका एक बजट भी होगा कि भाई अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है तो मेरी फैमिली कंडीशंस इस तरह की हैं, मेरे को पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वही टारगेट करनी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्डेबल रेंज में ना हो। तो आप समझ रहे हो, इवन पढ़ाई जो कि इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, उसके लिए भी आप एक बजट सेट करके रखते हो कि भाई इतना है इनकम, इतना हम इस पे एलोकेट कर सकते हैं। दैट इज सो विद द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। जो गवर्नमेंट हमारी होती है वो क्या करती है कि आने वाले साल में, पहले एक बात को समझो, बजट जो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है वो अभी जो है उसके लिए नहीं, आने वाले साल में हम फाइनेंशियल ईयर में किस किस चीजों पे कितना कितना पैसा खर्च करेंगे और कहां कहां से कितना कितना पैसा रेज करेंगे, उसकी एक स्टेटमेंट तैयार करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि अगर बहुत सिंपली बात करें, गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या हुआ? एक एस्टिमेशन है ये। ठीक है, किस चीज का? कि भाई तुम्हारे पास एक एस्टिमेटेड रिसीट्स पूरे आने वाले साल में अप्रोक्सीमेटली तुम कितना कमा लोगे और तुम कितना खर्च कर दोगे। तो एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बात समझे स्टूडेंट्स कि आने वाले साल में हम कितना कमा लेंगे और कितना खर्च कर देंगे, इसका जो एक स्टेटमेंट तैयार होता है उसे स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट बजट कहा जाता है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब गवर्नमेंट बजट बना क्यों रही है? अगर ऑब्जेक्टिव्स में आपको 1 to 1 सारे बुलेट पॉइंट के साथ समझाऊंगा, बट पेरिफेरल समझो। गवर्नमेंट बजट बनाएगी क्यों? किसी भी सरकार को देश में 2 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम इलेक्ट करते हैं। जो भी हमारी गवर्नमेंट है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन 2 चीजों की होती है। एक, जो हमारी कंट्री की रनिंग है वो हमेशा स्मूथ रहे। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री की रनिंग है वो बिल्कुल स्मूथ रहनी चाहिए। मतलब जो वीकर सेक्शन है, चाहे जो अपर सेक्शन है, उनके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए। प्लस जो लोग थोड़े इनकम वाइज कंपैरेटिवली कम अर्न कर पा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट्स वगैरह दे। तो मतलब कंट्री जो है वो स्मूथली अपने डे टू डे के ऑपरेशंस वगैरह करती रहे। लेकिन सिर्फ डे टू डे ऑपरेशन करने से काम तो नहीं बनेगा, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि कंट्री क्या करती रहे? टाइमली ग्रो करे। तो एक हमें चाहिए कंट्री की डे टू डे फंक्शनिंग अच्छी रहे, एक हमें कंट्री का चाहिए कि कंट्री के पास लगातार ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब 2 ऑब्जेक्टिव सरकार को पूरे करने हैं। एक, कंट्री की स्मूथ रनिंग जो कहीं ना कहीं कंट्री के वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करेगा, और दूसरा कहीं ना कहीं कंट्री को ग्रोथ मिलनी चाहिए, कंट्री लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ती जानी चाहिए। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे करने की कोशिश करती है। चलो, होपफुली यहां तक बात समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट समझ लो डेट, इंडिया हर साल अपना बजट कब निकालता है? 1 फरवरी को। हर साल इंडिया का बजट निकालेगा 1 फेब। आज 27 जनवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 1 फेब मतलब आज से एग्जैक्ट 5 दिन बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने बजट को अनाउंस करेगी। जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्लियर करती है कि हम टैक्सेशन की पॉलिसी इस बजट के हिसाब से क्या बताना चाह रहे हैं, किस किस सेक्टर में क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे। चलो आगे मूव करते हैं फिर इसी बात पे। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट हमें दिया है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा बिग बाजार जैसे बहुत बड़ी बड़ी ग्रोसरी शॉप्स, राज मंदिर जैसी शॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां पे आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आप जाओ
आपके परचेजिंग पावर के हिसाब से आप अपना अमाउंट पे करो एंड देन आपको वो सर्विसेज, वो गुड्स मिल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट सोच के देखो, ऐसे बहुत से हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो शायद प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर इतने बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उनसे राशन को अफोर्ड कर सके। तो ऐसे केसेस में वो लोग कहां जाएं? ऐसे केसेस में गवर्नमेंट उनके लिए बैठी हुई है एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो पब्लिक गुड्स बनाए। पब्लिक गुड्स के अंदर दो फीचर होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन है। पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिवेलरस इन नेचर होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब हुआ कि अगर मैं उस चीज को यूज कर रहा हूं तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता। आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा कि भाई आप क्यों पढ़ने आए हो, आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो। नॉन रिवेलरस का मतलब है कि अगर मैंने किसी चीज को कंज्यूम किया है तो मेरी कंजम्पशन से वो चीज आपके लिए कम नहीं होगी। मान लो कि मैं किसी पब्लिक पार्क में गया तो वो पब्लिक पार्क में मेरे बैठने की वजह से ऐसा तो नहीं कि आपके लिए वो पार्क अब कम पड़ गया, आप नहीं यूज कर सकते। तो गवर्नमेंट अपने बजट में इंश्योर करती है कि जिन लोगों को ये नेसेसरी चीजें, स्कूलिंग, मतलब एजुकेशन, हेल्थ केयर या राशन फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है क्योंकि इनकम कंपैरेटिवली कम है, तो गवर्नमेंट बजट में इंश्योर करती है कि उनको चीजें मिले। इसीलिए इसे क्या बोला गया? रीएलोकेशन। क्यों रीएलोकेशन? ऑलरेडी लोग अफोर्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो उन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, बट जो नहीं कर पा रहे उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बजट बनाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या मैंने बताया? पब्लिक गुड्स का कॉन्सेप्ट। रीएलोकेशन को कैसे पहचानो एग्जाम में? पब्लिक गुड्स को समझ के, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा कर कैसे रही है? टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू। इंपोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करेगी? हैवी टैक्सेस वगैरह लगा देती है किन चीजों के ऊपर? जो भी चीजें बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि लिकर है, सिगरेट्स है, टबैको है, ये हार्मफुल है, तो इनका जो कंजम्पशन जो है लोग कम से कम करें, सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है? हेल्थ हैजार्ड्स को ध्यान में रख के इन चीजों के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लगाती है। जबकि जिन चीजों की प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है, वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? वहां पे गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज दी जाए, टैक्स कंसेशंस वगैरह दिए जाएं, ताकि बैकवर्ड एरियाज वगैरह में लोग जाके क्या करें? अपनी प्रोडक्शन वगैरह करें। तो पहला ऑब्जेक्टिव होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा किस चीज का है। तो मैंने आपको समझाया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक इसी में हमारे को पॉइंट दे रखा है, गवर्नमेंट ने वहां पे किसकी बात करी कि भाई चलो टैक्स बढ़ा दिया, सब्सिडी इंश्योर कर दी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक्सपेंडिचर जैसे कि क्या है? गवर्नमेंट वाटर सप्लाई पे पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट सैनिटेशन पे पैसा खर्च कर रही है, स्ट्रीट लाइटिंग पे खर्च कर रही है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। ये सारे क्या है? पब्लिक गुड्स है। अगर एयर क्वालिटी आज दिल्ली की इंप्रूव हो जाती है तो किसी एक के लिए तो होगी नहीं, सबके लिए होगी, राइट? तो क्या है वो? नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिवेलरस। मेरे अच्छी एयर इनहेल करने से वो आपके लिए कम नहीं होगी, आपके लिए भी उतनी ही है, और मेरे को या आपको रोका नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट इसलिए इस तरीके से क्या करती है? अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है, राइट? चलो, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास है रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इंश्योर करती है कि कंट्री में जो नेसेसरी सर्विसेज हैं वो हर किसी को मिलने चाहिए। लेकिन इस चीज को इंश्योर करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास भी तो फंड्स होने चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास फंड होंगे तो शायद वो सब्सिडीज और बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर लोगों तक पहुंचा पाएगी। अब वो गवर्नमेंट इंश्योर कैसे कर रही है? इनकम की इनइक्वालिटी को क्या करके? रिड्यूस करके। वो कैसे करती है गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कंट्री में जो रिचर सेक्शन है उनसे क्या लिया जाए? उनसे लिया जाए प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। आप इसको सिंपली समझो कि मान लो आप 10 लाख कमा रहे हो, 10 लाख पे सरकार ने आपसे बोला आपको 10% देना है, ठीक है। फिर सरकार ने बोला जब आपकी इनकम 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो जाएगी तब आपको इनकम टैक्स देना है 15%। 15 लाख से 20 लाख बढ़ के हो जाएगी तो आपको देना है 20%।
सो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स का परसेंटेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि हम क्या करें, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को अडॉप्ट करें, उससे आने वाले रेवेन्यू को यूटिलाइज किया जाए आपकी इकोनॉमी में। जो आपका डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको सब्सिडीज देने के लिए। सो दैट इज द आइडिया, राइट। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम कैन बी रिड्यूस्ड ईदर बाय rationalization of taxation policy और regulating the expenditure policy of the government और both। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, रैशनलाइज किया कि जो लोअर इनकम वाले हैं उनसे कम टैक्स लो, अपर इनकम वालों से आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लो, साथ में जहां जहां नेसेसरी है, जहां जहां रिक्वायर्ड है, आप वहां पे क्या करो, अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब्सिडीज के थ्रू देना शुरू करो। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपकी जो इनकम की इनइक्वालिटीज है उसको कम कर सकती है। देखो पहले हमें क्या समझाया, टैक्सेशन पॉलिसी कौन सी, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। मैंने अभी अभी आपको समझाया प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, बढ़ती हुई इनकम के ऊपर टैक्स का परसेंटेज भी क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। द गवर्नमेंट पुट्स अ हायर रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन इनकम्स ऑफ द रिच पीपल एंड लोअर रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे गवर्नमेंट यूज कर रही है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन, जो अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा था, राइट। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर दे दिया, प्रोवाइडिंग एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड ग्रेन्स दे दिया, फ्री एलपीजी किचन गैस कनेक्शन दे दिए। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है, राइट। चलो, तो दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब प्राइस का बढ़ना और घटना। अब यहाँ पे हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो के अंदर हम बात करेंगे जनरल प्राइस की। जनरल प्राइस लेवल के बढ़ने को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया था, इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल को बढ़ने को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। और जनरल प्राइस लेवल के कम होने को क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। मैंने आपको समझाया था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए दो अथॉरिटीज, दो बॉडीज काम करती हैं। पहली थी सेंट्रल बैंक और दूसरी होती है गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो सेंट्रल बैंक के पास जो पॉलिसीज थी उन्हें स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज, राइट। जो आपको मैंने बताया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझाया था, क्लियर है आपको। जबकि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज को कंट्रोल करती, मतलब अपनी पॉलिसीज को यूज करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो स्टूडेंट्स उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। याद रखेंगे, गवर्नमेंट बजट इज नथिंग बट फिस्कल पॉलिसी इटसेल्फ। इट इज ईदर नोन एज फिस्कल पॉलिसी और यू कैन से बजटरी पॉलिसी। ठीक है, या तो इसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है या तो इसे क्या कहा जाता है, बजटरी पॉलिसी। दोनों में से कोई भी नाम है जो इसे कहे जाते हैं। चलो, तो इसका कमेंट करती कैसे, देखो समझने की कोशिश करना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या था, मनी सप्लाई का ज्यादा होना। जब लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में कंट्री कहां पहुंच जाती है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में। ठीक है, अब उस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को करेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, परचेजिंग पावर को कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, राइट। और जैसे ही गवर्नमेंट टैक्सेशन को बढ़ाएगी तो उससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और वो दे विल एंड अप बाइंग लेसर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। इससे एग्रीगेट डिमांड क्या आ जाएगी, लोअर। मतलब एज पर फिस्कल पॉलिसी अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाए, जबकि डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स रेट को रिड्यूस कर सकती है। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और अपने रेवेन्यू के थ्रू क्या करती है, प्राइस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इकोनॉमी को बैलेंस रखने की कोशिश करती है। दैट इज योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। चलो, थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है, ये तो दिखा हुआ है कि अंडर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे स्पेंडिंग बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो, अंडर डिफ्लेशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट को कम करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। कैन रिड्यूस टैक्सेस टू एनकरेज डिमांड एज वेल एज इंक्रीज इट्स ओन एक्सपेंडिचर। होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, याद करो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जब बजट बना रही है या हम गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं तो दो ही मोटिव है,
एक तो हमारी जो रोजाना की फंक्शनिंग है देश की वो बढ़िया चलती रहनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में कंट्री ग्रो करनी चाहिए। कंट्री ग्रो कब करेगी? जब गवर्नमेंट अपनी देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी स्टूडेंट्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगी। जब एक गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करना शुरू कर देगी, विच इज सिंपली कैपेक्स, जब गवर्नमेंट कैपेक्स करेगी मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी कंट्री के पास क्या बन जाएगा? एसेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब पहले आप समझो कैपेक्स है क्या, आगे खैर डिटेल में समझना ही है, बट यहां समझो वहां समझो, बात एक ही है। जब कोई कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उन चीजों में अपना पैसा लगाना शुरू कर दे जिससे कि फ्यूचर में आपके इनकम अर्निंग एसेट्स ग्रो करने लग जाए, तो उस तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आपने वैसे भी इंडिविजुअली कई बार सुना होगा, कभी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर्स वगैरह को सुनते होंगे तो वो लोग कहते हैं ना कि भाई कैपेक्स इतना है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपकी एसेट्स बढ़ाते हैं जिससे फ्यूचर में पैसा आए। तो गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है किस लिए? ताकि वो कंट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सके, जिससे कि जीडीपी बढ़े। जितना ज्यादा कंट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन की वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ओवरऑल साइकिल हमेशा स्मूथ चलेगी। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। और कैसे होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा करके होगा। ठीक है, इससे गवर्नमेंट बजट बनाती है। अगेन सेम बताया गया कि किस तरीके से टैक्स और सब्सिडीज के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपकी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स एंड अदर बजटरी इंसेंटिव्स फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स and projects, it will stimulate savings and investments in the economy and thus economic growth, right? वो कह कि गवर्नमेंट क्या करे कि भाई तुम्हें स्टार्टअप्स के लिए, आज आप सुनते हो कि गवर्नमेंट कहती है आप स्टार्टअप लगाओ, हम फंडिंग देंगे, या फिर आप एमएसएमई में हो तो हम आपको इस तरह के रिलैक्सेशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स पे फोकस करें, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंट्री का प्रोडक्शन, मेड इन इंडिया जैसे कैंपेन ज्यादा बूस्ट करे। आपने सुना है ना वोकल फॉर लोकल, तो ये वही बात है कि लोकल में ज्यादा से ज्यादा काम बढ़े उसके लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बजट के थ्रू क्या कर सकती है? इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकती है। ठीक है, तो होपफुली यहां तक हमारे पास समझ में आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट था, एक ऑब्जेक्टिव है जो स्लाइड में मेरी मिसिंग है, मैं वैसे ही आपको समझा देता हूं। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, एक पॉइंट ये भी कई बार एग्जाम में केस स्टडी में पूछ लेते हैं कि ये क्या है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब ये वाला ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट? गवर्नमेंट कोशिश करती है, यार देखो कंट्री है, कंट्री की ग्रोथ हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, लॉपसाइडेड नहीं होनी चाहिए। लॉपसाइडेड मतलब कि कुछ एक आध स्टेट, कुछ एक आध सिटीज जो है वो तो ग्रो कर रही है, बाकी पूरी कंट्री वैसे ही बैठी है। तो ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? सोच के देखो, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमेशा जो अर्बन पार्ट होंगे बढ़िया, जहां पे मार्केट पास है, ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटी है, ये सब चीजें हैं। तो ऐसे में जो बैकवर्ड एरिया है वो तो हमेशा डिप्राइव्ड हो जाएंगे, उनमें तो कुछ काम, कुछ धंधा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ये कहती है लोगों को कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में अपना प्लांट लगाओ तो हम आपको टैक्स कंसेशन दे सकते हैं, टैक्स हॉलीडेज दे सकते हैं, हम आपको ह्यूज सब्सिडीज ऑफर कर सकते हैं, ताकि जो लोग इन्वेस्टमेंट के मोटिव से बैठे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट रीडायरेक्ट कर दे, कहां पे? बैकवर्ड एरियाज के टूवर्ड्स, जिससे कि वो एरियाज भी ग्रोथ करें। तो ये पॉइंट हमें समझना था। चलो कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। ठीक है, अब ये रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट क्या होता है स्टूडेंट्स? सी, रेवेन्यू बजट का सिंपली मतलब होता है बजट का वो पार्ट जो गवर्नमेंट के रेकरिंग चीजों को टारगेट करेगा, मींस रेकरिंग रिसीट्स को टारगेट करेगा, रेकरिंग एक्सपेंडिचर को टारगेट करेगा, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड रेवेन्यू बजट। दूसरा होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का मतलब होता है इसमें उन तरह के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है जो आपकी कंट्री में एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटस को इंपैक्ट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल बजट का मतलब क्या हुआ? जहां पे आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाले रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, जबकि रेवेन्यू बजट में क्या था? रेकरिंग रिसीट्स और रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू बजट का पार्ट होते हैं। चलो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। देखो
तो उस हिसाब से हमारा जो पूरा का पूरा बजट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। किस किस पार्ट में, इस चीज को अपने ध्यान से देखना है। एक रेवेन्यू बजट में, एक कैपिटल बजट में। रेवेन्यू बजट के दो कंपोनेंट आ गए फर्दर, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के दो आ गए, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब है क्या मतलब वो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। देखो पहले रिसीट्स और रिसीट्स इन दोनों को समझते हैं। दोनों ही रिसीट्स में पैसा आ रहा है, चाहे रेवेन्यू रिसीट्स हो चाहे कैपिटल रिसीट्स हो, रिसीट्स है तो पैसा आ रहा है। ठीक है, अगर सरकार के पास पैसा आया लेकिन उस पैसे के आने की वजह से, सरकार के पास पैसा आया लेकिन उस पैसे के आने की वजह से गवर्नमेंट की कोई भी एसेट रिड्यूस नहीं हुई, पैसा आया लेकिन एसेट रिड्यूस नहीं हुई, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। मतलब लेट्स सपोज आपने गवर्नमेंट को एक चालान के रूप में कोई फाइन वगैरह पे करना था आपको, आपने वो फाइन पे किया। ठीक है, जब आपने फाइन पे किया तो सोच के देखो, फाइन पे करने से क्या सरकार की कोई एसेट कम हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो फाइन के बदले सरकार आपको कोई जमीन का टुकड़ा या फिर कहीं पे पार्लियामेंट में कोई चीज आपको दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी गलती थी तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि लायबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं, क्या सरकार ये प्रॉमिस कर रही है कि ये फाइन तो मुझे आज भर, आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद तेरे को ब्याज के साथ वापस करूंगी ना? ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब है रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हुआ कि जब आपने गवर्नमेंट को क्या दिया, एक फाइन दिया, उस फाइन से रिसीट तो हुआ लेकिन उस रिसीट से ना ही एसेट्स कम हुई ना ही लायबिलिटीज कम हुई, इसीलिए स्टूडेंट्स इसे क्या बोला गया है? रेवेन्यू रिसीट्स बोला गया है। जबकि ऑन द अदर पार्ट हमारे पास कैपिटल रिसीट्स होती हैं। कैपिटल रिसीट्स आपसे ये कहती है कि जब आपको रिसीट्स आई, जब आपको पैसा आया, तो इस पैसे के आने से या तो सरकार की एसेट रिड्यूस हो गई, ठीक है, या तो एसेट रिड्यूस हो गई या फिर सरकार की किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। दोनों में से कोई ना कोई एक काम तो होगा ही होगा, तो उसे हमने क्या बोला? कैपिटल रिसीट। जैसे कि बहुत सिंपली आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, डिसइन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सरकार ने अपनी कोई एसेट लगातार मान लो लॉस में है, किसी वजह से सरकार ने बेच दी किसी प्राइवेट को वो एसेट बेचते ही पैसा तो आ गया लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ है? एसेट्स रिड्यूस हो गई। या फिर मान लो सरकार ने पैसा बोरो कर लिया, तो अगर सरकार बोरोइंग्स करेगी स्टूडेंट्स तो होगा क्या? पैसा तो आएगा, मनी तो सरकार रिसीव करेगी लेकिन साथ में क्या आ गई? लायबिलिटी। तो ये हो गया हमारा रिसीट पार्ट। रेवेन्यू रिसीट क्या हुआ कि एसेट हमारे पास ना कम हो रही ना लायबिलिटी बढ़ रही, जबकि कैपिटल में दोनों में से कोई एक काम होगा। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की, विच इज योर एक्सपेंडिचर पार्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां से आपको एक बात क्लियर होगी, जब भी वर्ड रेवेन्यू है, चाहे रिसीट्स का हो चाहे एक्सपेंडिचर का हो, ये समझ लेना एसेट लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब भी वर्ड कैपिटल है तो एसेट या लायबिलिटी को इंपैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि कैपिटल वर्ड है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? सरकार ने खर्चा किया लेकिन खर्चा करने से ना सरकार के पास कोई एसेट्स बन पाई, कुछ एसेट नहीं बनी, ठीक है, और ना ही सरकार की कोई एग्जिस्टिंग जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी वो कम हुई। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्या समझाया? रेवेन्यू है तो एसेट लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं कर सकता, चाहे रिसीट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, है ना। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरी तरह से क्या देखा जाएगा कि सरकार ने पैसा खर्च किया, पैसा खर्च करने से या तो सरकार की कोई एसेट क्रिएट हो गई है, ठीक है, अगर एसेट नहीं क्रिएट हुई है तो एटलीस्ट सरकार की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में से कोई एक काम करेगा। जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में हमने बात की थी कैपेक्स की, राइट, ठीक है, सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रही है, सरकार इसके अलावा अभी आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब जब सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आएगी तो पैसा तो बहुत खर्च होगा, लेकिन सोचो कंट्री में एसेट्स बनेंगी जो कि फ्यूचर में अर्निंग पर्सपेक्टिव से, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से कंट्री को बहुत बेनिफिट देंगी। या अभी आपने पढ़ा कि सरकार ने बोरो किया था, अगर यही बोरोइंग वापस कर दे सरकार तो रीपेमेंट ऑफ लोन है तो वापस से लोन कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से हमारे बजट में दो चीजें आ गई, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट।
रेवेन्यू में दो चीजें, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में दो चीजें, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़े से जल्दी जल्दी ना इनके कंपोनेंट समझ लेते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैपिटल रिसीट्स में कौन कौन से कंपोनेंट है। राइट, एक मिनट देखो, तो रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे पहला कंपोनेंट है टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि आप समझ सकते हो, जो टैक्स होता है, टैक्स गवर्नमेंट को आप साल में जो भी अपना बिजनेस अर्न करते हो, बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करते हो, या फिर आप अपनी इनकम अर्न कर रहे हो, या फिर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हो, तो सरकार आपसे डिफरेंट चीजों पे टैक्स लेती है। राइट, ठीक है, टैक्स जब आपसे सरकार ले रही है, आप समझना, आपको कोई डायरेक्ट प्रॉमिस तो नहीं करती सरकार कि आपने साल का इतना टैक्स भरा है तो हम आपको इसके बदले में देंगे, ऐसा कोई प्रॉमिस तो है नहीं। तो टैक्स क्या है, एक कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो हमारे पार्ट पे कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट टू द गवर्नमेंट। तो आप इस कंट्री में क्योंकि इस पूरे सिस्टम को यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से आप सरकार को देते हो। ये बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहला जो सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट है वो कौन सा है, टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स में दो चीजें आती हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें जिसने अर्न किया वही पे करेगा, मतलब जो अर्निंग पर्सन है वही लायबल पर्सन है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो। जबकि दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, जीएसटी, जो डायरेक्ट नहीं होता। होता क्या है इस केस में, होता यह है कि मैं कोई गुड या सर्विस लेने गया तो मेरे गुड या सर्विस के ऊपर वो चार्ज कर लिया गया मुझसे, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारे पास आ गया रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू भी दे रखे हैं। जैसे सरकार ने क्या किया, लोन दे रखे हैं तो सरकार को इंटरेस्ट आ जाएगा। सरकार भी मल्टीपल चीजों में इन्वेस्ट करती है, उसे डिविडेंड की फॉर्म में पैसा आ जाए। अभी हमने फीस, फाइन, चालान, अलग अलग तरीके से सरकार को पैसा आता है। कई बार सरकार को क्या होता है, ग्रांट्स वगैरह आते हैं फॉरेन कंट्रीज से। तो ये सारे कुछ फॉर्म्स है जो सरकार को पैसा आ रहा है रेवेन्यू रिसीट्स की फॉर्म में। राइट, इसके अलावा एक मिनट को हमारे पास ऊपर दे रखा था कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के कौन कौन से फॉर्म है वो भी पढ़ लेते हैं। देखो, कैपिटल रिसीट्स को दो पार्ट में स्टूडेंट डिवाइड किया जाता है। कौन से दो पार्ट में, एक बोला जाता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, एक बोला जाता है नॉन डेट क्रिएटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन घूम के आ सकता है। देखो, कैपिटल रिसीट, रिसीट का मतलब मैंने आपको समझाया कि पैसा आया और कौन से नेचर का, कैपिटल। तो कैपिटल है तो एसेट लायबिलिटी को इंपैक्ट करेगा ही करेगा। कैसे करेगा, कैपिटल रिसीट में दो चीजें हैं, पैसा आने से या तो मेरी एसेट कम हो गई क्योंकि मैंने किसी चीज को बेच के पैसा मंगाया लिया, ठीक है, या मैंने बोरो कर लिया, दो चीजें हो गई। तो डेट क्रिएटिंग का मतलब क्या हुआ कि पैसा आया लेकिन पैसे के आने के साथ साथ मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी भी आ गई। तो पैसा तो आया लेकिन डेट के साथ आया। तो जब सरकार को पैसा आए और डेट के साथ में आए तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि गवर्नमेंट अगर बोरो करे तो बोरो करने के अंदर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को ये पैसा वापस करना है, इंटरेस्ट के साथ करना है। तो इस वजह से ये हो गया डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, जबकि दूसरा में क्या दे रखा है, नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब जैसे अभी आपने पढ़ा सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे कि क्या बोला जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी क्या है आपके पास, कैपिटल रिसीट। लेकिन ये आपके लिए डेट नहीं लेके आ रही है ना। डेट क्यों लेके नहीं आ रही, क्योंकि भाई मैंने कोई चीज बेची उससे पैसा आ गया। और इसमें एक और पॉइंट क्या है हमारा, रिकवरी ऑफ लोन्स। सो रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, रिकवरी ऑफ लोन्स सिंपली मतलब कि भाई मेरे पास मैंने किसी को लोन दे रखा था तो वे मेरा क्या था, वो डेटर था। डेटर एसेट्स होती है हमारी, जब उसने लोन वापस कर दिया तो डेटर कम हो गया, मतलब एसेट कम हो गई। तो ये हो गया कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि तुम्हारा वो पैसा खर्च होना जिससे दो में से कोई एक काम होंगे। कौन कौन से काम होंगे स्टूडेंट्स, या तो आपके पास कोई एसेट्स बन जाएंगी या तो आपके पास कोई लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएंगी। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या दे दिया कि एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, आपने लैंड को एक्वायर कर लिया, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स है, इनमें से कोई भी काम हो रहा है तो यहाँ पे एसेट्स बन रही हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट देने से ना ही एसेट्स बन रही ना ही लायबिलिटी कम हो रही, देखते जाओ। ठीक है, ग्रांट्स है, गवर्नमेंट भी तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है, तो अगेन तो ये चीजें आ गई हमारे पास। राइट, चलो अब बेस्ड ऑन कि क्या रिसीट्स है क्या एक्सपेंडिचर है, हमारा जो बजट है वो स्टेट में आता है।
कौन सी स्टेट में, या तो बैलेंस्ड होगा या सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। ठीक है, बात समझो, सरकार बजट को बनाते वक्त डिसाइड करती है कि इस साल का बजट हम बैलेंस बजट बनाएंगे, सरप्लस बनाएंगे या डेफिसिट। बैलेंस कब बनाएगी गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट को लगेगा कि कंट्री में मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब 3 to 4% के बीच का इन्फ्लेशन चल रहा है, कंट्री को ग्रोथ भी चाहिए, कंट्रोल भी चाहिए, तो सरकार बैलेंस बजट लेती है। बैलेंस बजट का मतलब सरकार बजट बनाते वक्त प्लान करती है कि जितने इस साल के रिसीट्स हैं और एक्सपेंडिचर है वो बराबर रहेंगे। तो ये हो गया। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? सरप्लस बजट। जब कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार सोचती है कि भाई इन्फ्लेशन को ठीक करना है तो लोगों का सरप्लस मनी आना चाहिए। तो लोगों का सरप्लस मनी आने के लिए सरकार क्या करेगी? उनकी परचेजिंग पावर कम करने टैक्स ज्यादा लेगी। तो जब कंट्री में ऑलरेडी इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है तो सरकार क्या लेगी? सरप्लस बजट। और एल्स कंट्री का बजट किस में जाता है? हमेशा डेफिसिट में। और ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है स्टूडेंट्स, उनके बजट हमेशा डेफिसिट में ही रहते हैं, क्योंकि ऐसी कंट्रीज में सरकार को खर्चा बहुत ज्यादा करना होता है, लेकिन रिसीट्स के पार्ट पे बहुत ज्यादा सरकार जो है जनरेट नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो हमारा मेजर फोकस है वो यही रहता है कि गवर्नमेंट के जो बजटरी डेफिसिट्स है उनको किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो डेफिसिट्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो 1 by 1 तीनों डेफिसिट्स और इनकी इंप्लीकेशन को अब हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा कंपोनेंट्स बजट के 2 पार्ट में है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। तो जब हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो उसे स्टूडेंट रेवेन्यू बजट कहा जाता है। रेवेन्यू बजट का मतलब होता है जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे आपकी रेवेन्यू रिसीट से। प्लीज समझना, हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? जब आपके सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट्स से, तो उस सिचुएशन को रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। और किसी भी गवर्नमेंट के लिए स्टूडेंट ये वाला डेफिसिट बहुत कंसर्निंग होता है, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब हुआ रेकरिंग एक्सपेंडिचर। अब आप ये सोच के देखो कि अगर कोई सरकार ऐसी है जो अपने रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स को भी पूरा नहीं कर पा रही अपनी रेकरिंग रिसीट से, मतलब आप अपने डे टू डे ऑपरेशंस भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन आ सकती है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो अमंग ऑल दीज 3 डेफिसिट्स हमें याद रखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट सबसे ज्यादा कंसर्निंग होता है। इसके इंप्लीकेशंस को एक बार देख लेते हैं कि आपके पास इंप्लीकेशंस क्या दिए। देखो, वो कह रहे हैं कि भाई इसका इंप्लीकेशन क्या है। अगर गवर्नमेंट लगातार अपने खर्चे बढ़ाए जा रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? डिस सेविंग करनी पड़ेगी। भाई खर्चे पूरे करोगे कैसे? रेकरिंग खर्चे बहुत ज्यादा है, रिसीट्स है नहीं, तो जो तुमने पास्ट में बचा रखा होगा उसी को यूज करोगे। अगर तुम्हारे पास पास्ट की सेविंग नहीं है तो अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करेगी, राइट? जहां से कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सिचुएशन मींस दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो not only to finance its investment but also its consumption requirements। भाई तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए तो बोरो करना ही करना था, अब अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, दिस विल इंक्रीज बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटीज एंड इवेंचुअली फोर्स द गवर्नमेंट टू कट एक्सपेंडिचर सिंस अ मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कमिटेड expenditure mainly interest payments and defense expenditure it cannot be reduced। अब वो कह रहे हैं कि देखो होगा क्या कि इतना सारा घाटा हो गया, इतने घाटे को पूरा करने के लिए लोन लिया, लोन लेने के बाद आपको लोन का इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, है ना? तो मतलब आपका पूरा पैसा 2 जगह पे, इंटरेस्ट दिए बिना काम बनेगा नहीं तो इंटरेस्ट देने में चला जाएगा, और क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर जरूरी है तो डिफेंस में चला जाएगा। तो आपके पास इन दोनों को रिड्यूस तो कर नहीं सकते, तो बाकी सब जगह पे आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर्स को अपने कम करना पड़ेगा। ऑफन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की गवर्नमेंट के पास कोई मतलब एक तरीके से प्रोविजन बचेगा ही नहीं, तो इसलिए ये मुश्किल है। और अब गवर्नमेंट को इतना ज्यादा अगर डेट हो गया तो गवर्नमेंट डेट ट्रैप में आ जाएगी। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एक सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट से। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट एक सिचुएशन है
जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं टोटल रिसीट से, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग पोर्शन। मतलब कि सरकार ये कह रही है कि टोटल हमें इतना पैसा आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, सॉरी रेवेन्यू रिसीट से, कैपिटल रिसीट से, कलेक्टिवली दोनों रिसीट का पैसा कम पड़ रहा है किसके लिए, हमारे कलेक्टिव एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। सो दैट सिचुएशन इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई फिस्कल डेफिसिट तो ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट से। अब एक बात सोच के देखो, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल रिसीट्स में क्या आ रहा है, कैपिटल सॉरी रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। बोरोइंग्स आपके रिसीट्स का पार्ट नहीं होता क्योंकि जब गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो फिस्कल डेफिसिट कैन ओनली बी फाइनेंस थ्रू बोरोइंग्स। तो इससे फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज गिव्स बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक बात सोच के देखो, अगर टोटल एक्सपेंडिचर में मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है ना, और उसकी वजह से मुझे घाटा हो रहा है, तो देखने में तो लगेगा घाटा हो रहा है, लेकिन सोच के देखो स्टूडेंट्स, आज आपके पेरेंट्स भले ही लोन लेकर के ही सही लेकिन छोटे छोटे स्टार्टअप्स मतलब या फिर आपके लिए इनकम अर्निंग एसेट्स बना दे। प्रेजेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्ट पेमेंट और बहुत सारी प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट बाकी पेंडिंग रहेगी, लेकिन फ्यूचर में आपको ये सारे एसेट्स कितना ज्यादा हेल्प करेंगे इनकम को अर्न करने में। सेम विद द गवर्नमेंट, अगर किसी गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट हो रहा है किसकी वजह से, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कहां आती है, अगर फिस्कल डेफिसिट का कोर रूट जो है वो वो रेवेन्यू डेफिसिट है। सो अगर रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से फिस्कल डेफिसिट हो तो बहुत बेकार बात है, बट अगर इंडिपेंडेंटली फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो ये कंट्री के लिए ठीक है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कंट्री के बढ़ रहे हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कैन देयर बी अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट? सो आंसर इज यस, पॉसिबल है, और दैट काइंड ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज बेटर फॉर एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, देखो आपको दे रखा है कि भाई फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स बोरोइंग। इस बात को आपको याद रखना है कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा क्या करता है, बोरोइंग्स के बराबर होता है। यहां पे लिखा हुआ है अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट मींस लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स, दिस क्रिएट्स अ लार्ज बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स इन द फ्यूचर। ये वाला पॉइंट तब ट्रू होता जब रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से है। अगर फिस्कल डेफिसिट सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है वो कौन है, रेवेन्यू डेफिसिट। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट सिंपली एक सिचुएशन है जो इस बात को एक्सप्रेस करती है कि मेरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, मेरी इकोनॉमी के अंदर जो मैंने फिस्कल डेफिसिट लिया उस अमाउंट को मैंने कितना यूटिलाइज किया इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज गिव्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट, तो मतलब मैं फिस्कल डेफिसिट की जगह क्या लिख सकता हूं, बोरोइंग लिख सकता हूं। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हुआ, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब बोरोड मनी को इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना यूज किया गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, बोरोड मनी को इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना यूज किया गया वो दिखाता है प्राइमरी डेफिसिट। अगर ज्यादा यूज किया जा रहा है तो मतलब प्राइमरी डेफिसिट आपके लिए खतरा हो सकता है। मतलब अगर मान लो बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आपके पास एक नेगेटिव फिगर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत दिक्कत है। क्यों, क्योंकि बोरोइंग तुमने 10 रुपए की करी और इंटरेस्ट पेमेंट तुम 12 कर रहे हो, मतलब तुम जो बोरो कर रहे हो वो तो लगा ही रहे हो इंटरेस्ट में, उसके अलावा भी लगाना पड़ रहा है। तो जितना लेसर होगा प्राइमरी डेफिसिट उतना खतरनाक, और जितना हाई रहेगा प्राइमरी डेफिसिट उतना बेटर। हाई का मतलब मान लो फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग आपका 10 है, इंटरेस्ट पेमेंट 2 है, तो आपका आंसर कितना आया 8, 10 माइनस 2 8। अब 8 एक बड़ी फिगर है, तो भाई अगर ये 8 है तो इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट के लिए 2 रुपए यूज किया गया, बाकी सरकार ने अलग जगह पे यूज किया है। तो उल्टा चलता है, हायर द प्राइमरी डेफिसिट बेटर द इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है, लोअर द प्राइमरी डेफिसिट वर्स द इकोनॉमिक सिचुएशन। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये आपके पास हो गया प्राइमरी डेफिसिट। तो स्टूडेंट्स ये था ओवरऑल हमारे गवर्नमेंट बजट की रिवीजन। होपफुली आपको सारे पॉइंटर क्लियर होंगे, लेकिन मैं आपको तब भी बार बार बोलता हूं कि जो भी मैं करा रहा हूं वो एक क्विक रिवीजन है। इसके बाद आपको अपने बुक्स को थॉरोली स्टडी करना ही है और डाउट्स पूछना ही है। और एक चीज मैं आपको और हेल्प कर देता हूं, जो भी वीडियोस आप वन शॉट की देख रहे हो, उन वन शॉट की वीडियोस के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो जो मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए, एक एक घंटे के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं पर्टिकुलर डेडिकेटेड टॉपिक्स के ऊपर, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आगे बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो लाइक नेशनल इनकम है, वन शॉट आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको नेशनल इनकम की एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट मिलेगी। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाले में जाओ, डिटेल प्लेलिस्ट मिलेगी। मनी एंड बैंकिंग की डिटेल प्लेलिस्ट मिलेगी जो आपको इवेंचुअली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगी। आप तो वन शॉट में पढ़ रहे हो, बट आपके आगे आने वाले फ्रेंड्स या जो भी आपके छोटे सिबलिंग्स हैं उनको वो डिटेल वीडियोस आप जरूर बोलना देखने को कि आप वो देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे, जो कि इवेंचुअली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कीपिंग दैट टिल हियर, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। होपफुली आप लोगों को सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। प्लीज अपने साथ में जो भी फ्रेंड्स वगैरह है उनको इन लेक्चर्स को आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारा CUET का लक्ष्य बैच 29 मार्च से स्टार्ट है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट CUET की प्रिपरेशन सोच रहा है या फिर आप बड़ी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो बैच को जरूर ज्वाइन करना। थैंक्स।